क्या आपने कभी एक ऐसे बाघ के बारे में सुना है जो ना सिर्फ सफेद था बल्कि इंसानों का शिकार भी करता था? ये कहानी है रेवा राज्य के एक खतरनाक और रहस्यमयी व्हाइट मैन ईटर टाइगर की, जिसके डर से लोग जंगल जाना भूल गए थे। इस स्टोरी के लेखक हैं नेमतुल्लाह कुरैशी, जो अपने वक्त के मशहूर शिकारी रहे हैं। अगर आपको वाइल्ड लाइफ और असली हॉरर कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आगे और भी जंगल की सच्ची कहानियां मिलेंगी। इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। ऐसे तजुर्बे, ऐसी यादें जो अपने पीछे गहरे निशान छोड़ जाती हैं। कुछ यादें सुकून देती हैं, कुछ दर्द, और इंसान उन्हीं यादों को अपना असली खजाना बना लेता है। मुझे भी आज तक कुछ ऐसी ही यादें सताती हैं। जब मैं बीते वक्त के धुंधले चेहरों से गुजरकर अपने आप को बनहिल खंड के नए रस्तियों में भटकता पाता हूँ, तो एक ही मंजर मेरे दिल और दिमाग को झंझोड़ डालता है। एक अजीज दोस्त की मौत जो मेरी आंखों के सामने हुई थी। वो एक जवान राणा था, शुजाअत और बहादुरी का जिंदा मिसाल। जब बनहिलखंड की मशहूर रेवा रियासत पर एक खौफनाक बाघ ने अपना सिक्का जमा लिया था और मासूम गांव वालों की जिंदगी नरक बन गई थी, तब मेरा दोस्त सामने आया। उसने खुद को मौत के सामने खड़ा कर दिया। वो वापस जिंदा नहीं लौट सका, लेकिन उसने अपनी जान देकर उस मैन ईटर बाघ को खत्म कर दिया। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूं, तो मेरी रूह कांप उठती है। लेकिन यादों की जंजीर मुझे बार बार खींचकर उस जमीन तक ले जाती है जहां मेरे दोस्त का खून गिरा था, जहां मिट्टी लाल हो गई थी एक जवान के गर्म खून से। रेवा का उत्तर भाग घने जंगल से घिरा हुआ है। बड़े बड़े दरख्त, खुरदुरे झाड़, तेज कांटे और घनी घास, सब कुछ है वहाँ। जमीन भी समतल नहीं, कहीं गहरी नदियाँ, कहीं नाले, कहीं तालाब और झीलें। हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान। ऐसे जंगल खुद ब खुद हर प्रकार के जंगली जानवरों के लिए जन्नत बन जाते हैं। यहाँ हिरण, सांभर, बंदर, गीदड़, भेड़िया, सूअर सब मिलते हैं। और सबसे खास वो शिकारी जानवर जिसका जिक्र सुनकर दिल तेज धड़कने लगता है, सफ़ेद बाघ। जी हाँ, सफ़ेद बाघ। पूरी दुनिया में रेवा की जंगल के अलावा ऐसा कहीं नहीं मिलता। उसके सफ़ेद बालों में काली धारियां उसे और भी रहस्यमयी बना देती हैं। 6 से 6.5 फुट तक का कद, लगभग 600 पाउंड का बोझ। एक ऐसा शिकारी जो किसी भी जंगल के दानवों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जा सकता है। एक पूरा जवान बाघ 9.5 फुट तक लंबा निकल जाता है। और मुझे जितनी मालूमात है, अब तक सिर्फ 3 जोड़े जिंदा पकड़े जा सके हैं। एक रेवा के राजा के चिड़ियाघर में, दूसरा दिल्ली में और तीसरा न्यूयॉर्क के जू में। लेकिन फितरत से ये एक शरीफ जानवर है। जब तक हिरन और सांभर जैसे शिकार जंगल में बड़ी तादाद में मिलते हैं, ये इंसान के पास भटक कर नहीं आता। रेवा की जंगल शिकार की बातों के लिए दुनिया भर के शिकारियों को खींचते थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से सख्त पाबंदी थी। कोई भी जंगल में जाकर खुद से शिकार नहीं कर सकता था, सिर्फ कुछ खास हालातों में, और वो भी राजा से इजाज़त लेकर। पर जहाँ जंगल हो, वहाँ छुपकर शिकार करने वाले भी होते हैं। ये पाबंदी हमेशा तोड़ी जाती थी। गिर्द के गांव वाले खुद भी और बाहर से आने वाले शिकारियों की मदद करके भी चुपके से शिकार खेल लेते थे। गांव की जिंदगी अपनी सादी सी रूह और वफादारी से भरी होती है। रीवा के गांव वाले भी ऐसे ही थे। दिन भर खेतों में मेहनत, रात को घर पर संतोष, और सबसे बड़ी बात, मेहमान नवाजी। अपनी रोटी तोड़कर भी मेहमान को खिला देना उनके किरदार की सबसे बड़ी शान थी। ये उन लोगों का उसूल था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और समझते थे कि कोई भी उन्हें परेशान न करे। जैसे एक बेलिखा हुआ सामाजिक कानून हो, जो हर इंसानी बस्ती में अपने आप चल रहा हो। मगर कभी कभी कोई ऐसा भी होता है जो इस कानून को तोड़ा करता है, और रीवा के गांव वालों को भी इसी तूफान का सामना करना पड़ा। रियासत रीवा में एक छोटा सा गांव था, टेकरी।
ये गांव एक पहाड़ी के दामन में बसा था। सिर्फ 25 घर और ज़्यादातर लोग जमींदार। उस वक्त गांव का चौधरी बुढ़ापे की आखिरी सीढ़ी पर था। उसकी सारी उम्मीदें उसके एकलौते जवान बेटे से जुड़ी थीं। वो लड़का अपने बाप की तरह समझदार था, अक्लमंद था। चौधरी खुश था कि उसका बेटा खानदान का नाम रोशन करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दोपहर जब वो लड़का खेतों में काम करके घर लौट रहा था, तो अचानक एक बाघ घने झाड़ों से उछल कर आया और पल भर में उसे दबा ले गया। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर आसपास के किसान भागे, लेकिन वो बस बेबस निगाहों से देखते रह गए। बाघ उसे खींचकर जंगल के अंधेरों में ले गया। गांव का चौधरी उस दिन टूट गया। उसकी चीखें सुनकर सब लोग दौड़ पड़े। वो पागल होकर जंगल की तरफ भागा। अगर गांव वालों ने उसे रोक न लिया होता तो वो भी अपने बेटे की तरह बाघ का शिकार बन जाता। अपना एकलौता सहारा खोकर माँ बाप की दुनिया वीरान हो जाती है। चौधरी का दिमाग बिगड़ गया। कभी बेवजह चिल्लाता, कभी कपड़े फाड़ देता, कभी सिर पर राख डालकर अपने आप को जलाने की कोशिश करता और कभी जंगल की तरफ देखकर ऐसी दिल चीर देने वाली चीख मार देता कि सुनने वाले का खून जम जाए। टेकरी गांव अभी इस गम से उभर भी न पाया था कि दूसरे ही दिन एक और लाश आई। शिकारी कहते हैं कि बाघ आमतौर पर एक जगह शिकार करके दूर निकल जाता है, लेकिन यहां उल्टा हुआ। गांव वालों ने पहले वाले हादसे के बाद अपनी हर चाल में संभल लेना शुरू कर दिया था। लेकिन एक आदमी जो पास के गांव में अपने मवेशी छोड़ने गया था, वो इस वाकये से बेखबर था। दिन के वक्त अकेला वापस आ रहा था और जंगल के रास्ते से गुजरा। बाघ ने उस पर भी अचानक झपट्टा मारा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। उस बेचारे की चीखें सिर्फ पेड़ों से टकराकर गूंजती रहीं और फिर सब खत्म हो गया। कुछ ही देर में उसकी हड्डियां तोड़ने की खटक खटक जंगल में गूंज रही थी। गांव में कयामत बरपा हो गई। आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी मच रही। हर तरफ खौफ का साया छाने लगा। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। आखिर गांव के कुछ जवान हिम्मत जोड़कर पुलिस थाने तक गए, मदद मांगी, लेकिन पुलिस तुरंत कुछ न कर सकी। वो जवान मायूस होकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनकी सामना बाघ से हो गया। बाघ ने जोर से दहाड़ मारी, ऐसी दहाड़ कि उनके दिल कांप गए। लेकिन जवान भी पीछे हटने वाले नहीं थे। बांस और कुल्हाड़ियां लेकर उन्होंने आगे बढ़कर बाघ पर हमला कर दिया। बाघ 15-20 जवानों के इस हल्ला बोल से घबराकर भाग निकला। उसने फिर कभी टेकरी गांव के पास आने की हिम्मत न की। लंबे अरसे तक वो बाघ नजर नहीं आया। धीरे धीरे गांव में शांति वापस आने लगी। बच्चे खेतों में खेलने लगे और औरतें फिर से गाने गाने लगीं। गांव के लोगों को लगा कि शायद वो बाघ बस इत्तेफाक से मैनेटर बन गया था और अब वो आदत उसमें नहीं रही। जिंदगी फिर से रास्ते पर लौट आई। महीने गुजरते गए और बाघ की याद लोगों के जहन से मिटने लगी। लेकिन ये सुकून सिर्फ एक धोखा था। एक दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जीप घने जंगल के रास्ते से गुजरती जा रही थी। जीप में डिपार्टमेंट के इंचार्ज ठाकुर साहब और उनका आदमी बैठे थे। दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। तभी अचानक एक बाघ झाड़ियों से निकलकर बिल्कुल उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। बाघ की शान, उसकी खौफनाक आकृति देखते ही जीप का हवा बदल गया। ठाकुर साहब ने तुरंत स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की ताकि जीप निकल सके, लेकिन देर हो चुकी थी। बाघ एक पल में जीप के बिल्कुल पास आ गया। अगला मंजर इतना तेज था कि सब कुछ बस एक पल में खत्म हो गया। बाघ उछलकर जीप पर गिरा और ठाकुर साहब के साथी को अपने दांतों में दबाकर जंगल के अंधेरों में घसीट ले गया। ठाकुर साहब बस बंदूक ताने रह गए। उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन हौसला साथ नहीं दे रहा था। ड्राइवर ने जीप रुकवा दी। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी।
शाम ढल रही थी। जंगल में अंधेरा घुलने लगा था और सब जानते हैं अंधेरा बाघ की ताकत को दुगना कर देता है। ठाकुर साहब इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने अपनी जान बचाना ही बेहतर समझा। उन्होंने ड्राइवर को इशारा किया, जीप स्टार्ट हुई और दोनों वहां से भाग निकले। बेचारा आदमी जिसे बाघ ले गया था, उसकी लाश ढूंढने की कोशिश कई दिन तक होती रही, लेकिन कभी न मिल सकी। पहले के वाकये पर अवाम ने बहुत शोर मचाया था, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब तो बाघ ने सीधा उन्हें चुनौती दी थी। इस बार वो भी मजबूर हो गए। जल्द ही कुछ शिकारी बुलाए गए। उन्हें पैसों पर रखा गया ताकि वो बाघ का शिकार कर सकें, मगर ये काम उनके बस का नहीं था। जो शिकारी सिर्फ पैसों के लिए आए थे, वो अपनी जान खतरे में डालने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। हर नाजुक मोड़ पर जब असली हिम्मत दिखाने की जरूरत होती, वो पीछे हट जाते। बाघ समझ गया कि सामने वाले बुज़दिल हैं और उसने और भी हिम्मत इकट्ठी कर ली। बाघ का शिकार करना कोई आसान काम नहीं होता। दिन भर कांटों से गुजरते हुए पांव छिल जाते हैं और सबसे मुश्किल होता है रात को मचान पर बैठकर उसके आने का इंतजार करना। ये सब्र का इम्तिहान है और ये शिकारी उस इम्तिहान में कभी कामयाब न हो पाए। वो जंगल में घूमते जरूर, लेकिन अपने फर्ज का असली बोझ कभी नहीं उठाते और बाघ भी उन्हें अपने करीब आने का मौका न देता। धीरे धीरे उसने एक विशाल इलाके को अपनी शिकारगाह बना लिया। दिन हो या रात, जब भी उसे मौका मिलता वो इंसानों पर झपट पड़ता। 8 से 10 मील के दायरे में जितने भी गांव थे, सभी बाघ के खूनी पंजे का शिकार बन गए। हर जगह मौत का साया छाने लगा और लोगों के पास ठीक से बंदूक भी नहीं थी। सिर्फ तीर, भाले और कुल्हाड़ियों से वो अपना बचाव करने की कोशिश करते, पर उससे क्या होता। सिर्फ एक ही महीने में हंसने खेलने वाले गांव खाली पड़ गए। पीछे बस कुछ बूढ़े लोग बचे जो दिन रात खांसते और खुद से बात करते रहते, या फिर कुछ बड़े जमींदार जो अपना मालो धानी छोड़कर भागना नहीं चाहते थे। अब बात इतनी बढ़ गई कि रियासत के अपने प्रशासन को और खुद राजा को भी फिक्र होने लगी। आखिर राजा ने ऐलान कर दिया कि जो भी बाघ का सर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन डर सब पर भारी पड़ गया। इनाम का लालच सबके दिल में था, लेकिन इतना बड़ा खतरा उठाकर जंगल में कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। जब मैं इलाहाबाद के फौजी दस्ते में नौकरी करता था, तब मेरी मुलाकात कैप्टन AR वॉटसन से हुई। वो एक अंग्रेज था और हुक्मराना नस्ल से था, मगर उसमें हुक्मरानों वाली सख्ती नहीं थी। वो खुला दिल आदमी था, बहुत सीधा और लोगों से आसानी से मिलजुलता। मेरा उसके साथ गहरा दोस्ती भरा ताल्लुक था। अपने रवैये से कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं उसका निजी निचला दर्जा हूँ। हम दोस्त की तरह बात करते, हंसते और साथ वक्त गुजारते। जिन दिनों बाघ ने अपने दहशत चालू की थी, हम दोनों ने मिलकर रीवा के जंगल में शिकार का प्लान बनाया। छुट्टी लेकर हम अपने एक और दोस्त सलीम के यहाँ कस्बा सतना में रुक गए। सतना अब सेंट्रल रेलवेज पर एक जंक्शन है। हमारे मेज़बान सलीम साहब कस्बे के इज्जतदार अफराद में आते थे। मेहमान नवाजी में वो शर्माना पसंद नहीं करते थे। मेहमान को ऐसे रखते जैसे वो उनके घर के मेहमान हो। उस वक्त सलीम साहब ने रीवा के जंगल से लकड़ी काटने का ठेका ले रखा था। हम कुछ दिन उनकी मेहमान नवाजी में रहते हुए हिरन, सांभर एटसेट्रा का शिकार करते रहे। मैं यहाँ कैप्टन वॉटसन की निशानाबाजी की महारत का जिक्र करना चाहता हूँ। वो कभी भी किसी बैठे या सोए जानवर को आसानी से निशाना नहीं बनाते थे। पहले अपनी बंदूक किसी पत्थर पर थपथपाकर उसे जगाते, फिर संभल कर निशाना लगाते। उसका अंदाज पुराना और ईमानदार था। कैप्टन साहब पहले शंकरगढ़ की पहाड़ियों में एक खूंखार तेंदुए को मारकर अपना हुनर साबित कर चुके थे। इसी हुनर के दम पर इस मिशन का असली मजा बना रहा था। छुट्टियां बहुत ही खुशगवार माहौल में गुजरी।
हम शिकार भी करते और साथ ही लकड़ियां काटने वाले मजदूरों की निगरानी भी रखते। सलीम साहब खुद ज़्यादातर दूसरे कामों में मसरूफ़ रहते। उनका बड़ा बेटा हमारे साथ रहता, जिसे बाप की गैर मौजूदगी महसूस ही ना होती। इस दौरान बाघ के हमले तेजी से बढ़ गए थे और उसका खूनी पंजा सतना के नज़दीक तक पहुंच गया था। नतीजा ये हुआ कि मजदूरों में नाउमीदी और खौफ छा गया। वो एक एक करके भागने लगे। कौन जान पहचान का खतरा उठाता? जब दूसरी जगह भी रोजगार मिल सकता था तो किसी को जिंदगी वार देने का शौक नहीं था। एक दिन बाघ ने मजदूरों के कैंप पर भी हमला कर दिया। सलीम साहब का छोटा बेटा उससे बस बच गया। बाघ ने अचानक उनके कैंप को चीरकर अंदर घुस गया था। उस वक्त कुछ मजदूर तनख्वाह लेने के लिए इकट्ठा थे। सबने मिलकर शोर मचाया। इस अफरा तफरी में 2 मजदूर बड़े जख्मी हो गए, जिसमें से एक बाद में रीवा के अस्पताल में चल पड़ा। जो मजदूर पहले से कमज़ोर थे, अब बिल्कुल बेकार हो गए। सलीम साहब मजबूरन अपना काम बंद करने पर मजबूर हो गए। इस दौरान कैप्टन वॉटसन और मैं बाघ की जंगली हरकतों का गौर से मुताल्ला करते रहे। हमने उसकी शिकारी सलाहियत के हर पहलू को समझा, ताकि अगर किसी वक्त सामना हो तो हम दो हाथ कर सकें। हम जान गए थे कि बाघ चालाक भी है और बहादुर भी। उससे निपटना आसान काम नहीं था। एक शाम हम रवानगी की तैयारी कर रहे थे कि सलीम साहब मुझे रात के खाने पर ले गए। उनकी आंखों में गम था। उन्होंने कहा, बाघ की दहशत से सारा काम रुक गया है। नुकसान बढ़ता जा रहा है। राज्य का इंतजाम भी बिल्कुल बेबस है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। उसके बाद तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पाएगा। अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया तो मेरा सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। आखिरी अल्फाज कहने के साथ ही उनकी आवाज भर आई। आंखों से आंसू बह गए। सलीम साहब उन लोगों में से थे जो ईमानदारी और मेहनत से अपना कारोबार चलाते थे। ऐसी हलाल कमाई जब डूबने लगे तो जो दुख होता है उसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। मैंने कैप्टन वॉटसन को इस तरफ मतवज्जे किया। मैंने कहा, अगर हम दूसरे बेचारे लोगों को भी बाघ के पंजों से निजात दिलवा दें तो इससे बड़ी नेक काम और क्या हो सकता है। हमने तुरंत तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहला काम था बाघ के बारे में तफसीली मालूमात इकट्ठी करना। उसका अंदाज, उसकी आदत, उसकी उम्र, उसका रंग, उसके बैठने की जगह, ये सब कुछ। और इसके लिए हमें उन लोगों से मिलना था जो किसी न किसी तरीके से बाघ का सामना कर चुके थे। एक और सवाल था, बाघ की दहशत 4 महीने पहले शुरू हुई थी। क्या यह वही बाघ है जो तब से तबाही मचा रहा है या फिर कोई दूसरा है? हम लोग टहकरी गांव की तरफ चले, जहां के लोग सबसे पहले बाघ की जिद में आए थे। वहां हम एक बूढ़े चौधरी से मिले। वो अपने बेटे के गम में टूटा हुआ आदमी लगता था, जैसे एक मेहमान हो जिसे जिंदगी में अब कोई लगाव ना हो। उसने हमसे कहा, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, मरने से पहले ये खबर सुनो कि मेरे बेटे का कातिल बाघ मारा जा चुका है। उस वक्त कुछ और लोग भी आ गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि चौधरी का बेटा कैसे बाघ का शिकार बना था। उन्होंने बताया कि बाघ का रंग सफेद सा था, गर्दन के बाल बिल्कुल रुई की तरह, उसका पेट नीचे को लटक रहा था और वो काफी उम्र रसीदा लगता था। एक राय ये थी कि शायद बुढ़ापे की वजह से या फिर किसी शारीरिक कमजोरी की वजह से बाघ मैन ईटर बन गया हो। लेकिन सवाल ये था, अगर वो इतना बूढ़ा है तो फिर इतना होशियार और चालाक कैसे है? बूढ़े बाघ में ये असाधारण ताकत कहाँ से आ गई? क्या सिर्फ गुस्से या इंतकाम की वजह से वो बार बार इंसानों पर हमला कर सकता है? जो लोग उस मैनीटर को देख चुके थे, उनका कहना था कि उसके शरीर में कोई खास खराबी या बीमारी नजर नहीं आती। अब बस एक ही सवाल बचा था, उसने इंसान खाना शुरू क्यों किया? इसी बीच एक ऐसा वाक्य सामने आया जिसने सारे अंदाजे उलट दिए। वन विभाग के इंचार्ज ठाकुर साहब ने एक दिन जंगल में एक अंग्रेज शिकारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। वो बिना इजाजत शिकार कर रहा था। जब उससे पूछा गया कि तुमने बिना लाइसेंस के जंगल में घुसने की हिम्मत कैसे की, तो उसने लाल आंखें दिखाकर कहा, लाइसेंस क्या होता है? हम तो पूरी इंडिया के मालिक हैं।
जहां चाहे आ जाए, जहां चाहे शिकार करें। ये सुनकर ठाकुर साहब खामोश हो गए। उस वक्त किसी गोरे पर हाथ डालना छोटी बात नहीं थी। उनके पास शिकायत दर्ज करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अदालत में अंग्रेज ही बैठे थे और किसी न किसी कानूनी चाल से वो छूट जाते। खैर, ठाकुर साहब ने उस अंग्रेज शिकारी के घर छापा मारा ताकि पता चल सके कि वो पहले किन किन जानवरों का शिकार कर चुका है। वजह ये थी कि अंग्रेज लोगों को लेपर्ड्स और ऐसे जानवरों की खाल बहुत पसंद होती थी और अगर खुद शिकार की हो तो इस पर फक्र करते। ठाकुर साहब को जो चीजें मिली उन्होंने सबको हैरान कर दिया। सफेद बाघ के 2 छोटे बच्चे। सबके मुंह से हैरत की आह निकली। अंग्रेज ने कबूल किया कि उसने ये बच्चे एक बाघिन को मारने के बाद इस जंगल से ले लिए थे। बस फिर सब बात समझ आ गई। बाघिन की मौत और बच्चों के गायब हो जाने से बाघ के जज्बात में ऐसी तूफानी आग जल उठी कि वो बदला लेने के लिए इंसानों पर हमले शुरू कर बैठा। फिर उसे इंसानों के खून की लत लग गई। जब वॉटसन साहब को ये मालूम हुआ तो उनकी आंखें लाल हो आईं। वो बोल उठे कि अगर मेरे बस में हो तो इस अंग्रेज को सजाए मौत दे दूं जो लोगों की तबाही का जिम्मेदार है। मैंने कहा, छोड़ो, हुकूमत से निपटना इस मामले में मुश्किल होगा। जब तक ये बाघ जिंदा है, हलाकत का सिलसिला जारी रहेगा। हमें इसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सारी मालूमात इकट्ठी करने के बाद हम सलीम साहब से विदा लेकर अपना सामान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस में रख आए। वहीं आसपास के गांव थे जो सबसे ज्यादा बाघ की नजर में आ रहे थे। रेस्ट हाउस टेकरी से कुछ ही दूर एक बड़े तालाब के किनारे था। पहले दिन हम सिर्फ आसपास का एक आम जायजा ले सके। लोगों की बात और मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक बाघ की मुस्तकिल कमीनगाह नजदीक ही कहीं थी। अगर वो ठीक था तो रेस्ट हाउस पर भी बाघ का हमला आम बात थी, जबकि उसने आसपास के गांव में बड़ी तबाही मचा रखी थी। हमें गलियां, मकान और मचानों पर बैठने के लिए लोग चाहिए थे, लेकिन हाल ये था कि गांव खाली थे और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। हम परेशान और हैरान थे। तब सलीम साहब का पैगाम आया कि 40 से 50 जवान मजदूर अपनी खिदमत खुद से फराहम करने के लिए तैयार हैं और वो जल्द ही पहुंच जाएंगे। अगले दिन ये लोग आ गए। खुशकिस्मती से इनमें से कुछ मजदूर इसी इलाके के थे और जंगल के हर कोने से वाकिफ थे। उन्होंने हमारी रहनुमाई का मुश्किल काम अपने कंधों पर ले लिया। हमारी शिकार पार्टी अब एक फौज सी नजर आने लगी थी। एक बदमाश बाघ ने कितने लोगों को खिदमत पर उतार दिया था। सबसे पहले हमने रेस्ट हाउस के पास जंगल में हाका शुरू किया और उस हिस्सों का कोने कोने छानबीन की, लेकिन किसी भी जगह बाघ के निशान नजर नहीं आए। अगले दिन हम नाश्ता कर ही रहे थे कि 2 आदमी रेस्ट हाउस में दाखिल हुए। हालात परेशान नजर आ रही थी। वो सीधे वॉटसन साहब के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हमारे गांव का पुजारी रात से गायब है। वो सूरज अस्त होने के बाद जरूरत के लिए मंदिर से निकला मगर वापस नहीं आया। सुबह उसकी लाल पगड़ी और गरवी खेतों में जमीन पर मिली। उनकी आवाज कांप गई और वो फौरन से घुनघुनाते हुए बोले, साहिब, उसकी लाश ही ढूंढ लीजिए ताकि उसकी राख गंगा मई के पांवों में डाल सकें। छुट्टियां खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे थे, लेकिन मामला बहुत ज्यादा संजीदा हो चुका था। हम तैयार थे कि इसे अधूरा छोड़कर वापस ना जाएं। इस नए वाकये की खबर मिलते ही हमने जल्दी से सामान थैले में डाला और दोनों आदमियों को साथ लेकर उनके गांव की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर हमने बाघ के पंजों के निशान और खून की लकीरों को फॉलो करते हुए जंगल में जाकर तलाश शुरू की। काफी दूर जाने पर झाड़ियों में कपड़ों के फटे हुए टुकड़े नजर आए। लग रहा था कि बाघ ने लाश को यहां तक मुंह में दबाकर लाया था। आगे लाश को घसीटने के निशान वाज़ेह नजर आए। हमने बहुत एहतियात से आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ देर बाद थकान से हम एक छोटी सी जगह रुक गए। साथ में उस गायब आदमी के 2 रिश्तेदार भी थे। अचानक मेरी नज़र दूर आसमान में मंडराते हुए गिद्धों और चीलों पर पड़ी। मैंने वॉटसन को इंडिकेट किया और कहा, वहाँ ज़रूर कोई लाश होगी
जिसके चारों तरफ ये परिंदे मंडरा रहे हैं। हम खड़े हुए और अंदाजे से आगे बढ़े। ये इलाका नाजुक और मुश्किल था। झाड़ियाँ एक दूसरे से ऐसी उलझी हुई थी कि हमें दरियाफ्त करते करते छुरी से काटकर रास्ता बनाना पड़ा। झाड़ी काटते वक्त हर पल महसूस होता कि बाघ कहीं से फटकर निकल आएगा। काफ़ी कोशिश के बाद हम लाश तक पहुंच गए। मुर्दाखोर परिंदों ने लाश को इस हद तक खाकर पूरा बेकार कर दिया था कि पहचान मुश्किल हो रही थी कि ये किसकी लाश है। हमने परिंदों को ढकेलकर दूर भगा दिया। फिर जब मांस हटाकर देखा तो इंसानी बदन का ढांचा नजर आया। हड्डियां चारों तरफ से चबाई जा चुकी थीं। ये खौफनाक मंजर देखकर गायब आदमी के रिश्तेदार चीख पड़े। वॉटसन ने मुझे देखा और कहा, मिस्टर कुरैशी, एक दरिंदे के हाथों इंसान का ये हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब मेरी जान भी चली जाए तो जाए, इस दरिंदे को मैं ज़रूर ख़त्म करूँगा। मैंने कहा, मेरे भी बीवी बच्चे हैं जो मेरी ज़रूरत रखते हैं। बस माँ को इत्तला कर देना, उम्मीद है वो सब इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे। कोई जवाब ना मिला। हमने गायब आदमी की जो हड्डियां बची थीं उनको इकट्ठा करके कपड़े में लपेटकर गांव की तरफ वापस चले। गांव पहुंचकर हमने अगले दिन की मिशन का प्रोग्राम बनाया और लोगों ने लाश की आखिरी रस्में अरेंज करनी शुरू कर दी। 2 दिन तक बाघ की ताक में बैठे रहे, लेकिन कहीं कोई निशान ना मिला। ऐसा लग रहा था जैसे बाघ को हमारी हरकतों का पता चल गया हो और वो हमें नाकाम करने के लिए कहीं छुप गया हो। मजदूरों से भी हमने जंगल में हका करवाया, लेकिन बेकार। वॉटसन साहब ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इलाके का पूरा नक्शा हासिल किया। वो ऐसी जगह ढूंढना चाहते थे जहां बाघ छुपने की पूरी गुंजाइश हो। काफी देर सोचने के बाद उनके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी चमक उठी। ये पहाड़ियां, उन्होंने कहा, कल हम यहीं बाघ को तलाश करेंगे। वो खुशी ऐसी थी जैसे कोई बड़ा राज खुल गया हो। मैंने पहले इन छोटी छोटी पहाड़ियों का ख्याल नहीं किया था। हालांकि यहाँ सायर के दरख्त, ठंडी नदियाँ और गहरी खड्डे बाघ के आराम के लिए बेहतरीन थे। वॉटसन साहब इतने पुरजोश थे कि उनका लहजा यकीन से भरा हुआ था, जैसे अगले दिन बाघ ज़रूर मिल जाएगा। रात भर सुबह का इंतज़ार बेचैनी से गुजरा। सबसे पहले उठकर हम पूरी तैयारी के साथ निकल पड़े। खतरा मेरे जहन में कामोबेश नज़र आता रहा, मगर मैंने इन ख्यालों को दूर रख दिया। नक्शा देखकर हम पहाड़ियों की तरफ बढ़े। जब लोगों को हमारी मंजिल का पता चला तो कोई भी हमें रहनुमा बनने को तैयार नहीं हुआ। नाचीज़ हमें नक्शे की मदद लेनी पड़ी। भटकने का खौफ हर पल था, लेकिन एहतियात से बढ़ते हुए हम पहाड़ियों तक पहुंच गए। रास्ते में सिर्फ बंदर मिले और कोई बड़ा जानवर नज़र नहीं आया। हम अब बाघ के इलाके में थे। वॉटसन ने धीरे से कहा, याद रखना, बाघ की नज़र हमारी हर हरकत पर होगी। अगर उसे ऐसा थोड़ा सा भी शक हो गया कि हम उसके पीछे हैं, तो हमारी भलाई नहीं। उसका लहजा अजीब सा पुरअसरार था, हर अल्फाज पुरएतमाद। हम अपनी दाहिनी तरफ एक पुराने किले के खंडर की तरफ बढ़े। उंगलियां ट्रिगर पर जमाई हुई, बंदूकें तैयार। किले की दीवार शख्सी कद जितनी ऊंची थी, लेकिन वॉटसन लंबे कद के थे, इसलिए वो खड़े होकर दूसरी तरफ देख सकते थे। ज़मीन नरम थी और हम चुपके से दीवार के पास पहुंच गए। वॉटसन अचानक जम गए। मैंने भी धीरे से गर्दन आगे करके देखा। मेरे रगों में ठंडक दौड़ गई और बदन से थासा गया। बर्फ सी सफ़ेदी में लिपटा एक बाघ किसी लाश को नोच रहा था। नज़दीक से देखने पर हमने लाश पहचान ली। वो वही गोरा शिकारी था जिन्होंने पहले बाघिन को मारकर उसके बच्चे ले लिए थे। शिकारी बिखरा हुआ था और मांस का नज़ारा इतना ख़तरनाक था कि दिल पर बोझ पड़ गया। वो वही बाघ था जिसने किस्मत में मौत लिख दी थी और पूरे इलाके में खौफ का बाइस बन गया था। वॉटसन किसी गमगीन ख्याल में गुम नज़र आ रहे थे। वक्त बहुत नाजुक था। बाघ किसी की आवाज़ से हमला कर सकता था। वॉटसन ने ख्यालों की गहराइयों से उभरते हुए मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, फायर के लिए तैयार हो जा। अगले ही पल दोनों बंदूकों से आग निकली। बाघ एक जोरदार दहाड़ के साथ झपटता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने तुरंत अपना संतुलन संभाला और पूरी ताकत के साथ दीवार को धक्का देते हुए सीधा वॉटसन पर टूट पड़ा, क्योंकि सबसे पहले उसकी निगाहों में वही आया था।
बाघ के तेज पंजों से घायल होने के बावजूद वॉटसन ने अपनी चालाक सोच का इस्तेमाल किया। उसने हाथ पहलू की तरफ बढ़ाया, शिकार चाकू निकाला और बाघ के पेट में घोंप दिया। बाघ दर्द की इंतहा से कराहा उठा, एक खौफनाक दहाड़ मारी और पलटकर वॉटसन की गर्दन में अपने बड़े तेज दांतों को गाड़ दिया। मैं इस दौरान अपनी बंदूक दोबारा रीलोड कर चुका था। कुछ लम्हे के लिए मैं सख्त हैरानी में था कि क्या करूं, लेकिन फिर अपनी और वॉटसन की जान का ख्याल किए बिना मैं आगे बढ़ा और करीब से बाघ की खोपड़ी में गोली दाग दी। खून का जोर का फव्वारा उसके सर से फूट निकला। वॉटसन बाघ के दांतों की गिरफ्त से छूटकर जमीन पर गिर गए। बाघ भी जख्मों की ताकत न सह पाया और कुछ ही देर में बस एक लाश बनकर गिर गया। वॉटसन की सांसें अब रुकने को थीं। मैंने जल्दबाजी में उनके हलक में पानी टपकाया। तभी पुलिस के 2 सिपाही और एक जंगल गार्ड वहां आ गए। वो उस अंग्रेज शिकारी की तलाश में थे जो पुलिस की निगरानी से भागकर दोबारा जंगल में शिकार करने आया था और जो आखिरकार बाघ के इंतकाम का शिकार हो चुका था। मगर उस वक्त तक देर हो चुकी थी। वॉटसन की गर्दन एक तरफ झुक गई थी, आंखें बाहर को निकल आई थीं। मेरे होठों से बेइख्तियार निकला, अलविदा ए बहादुर दोस्त। वॉटसन ने अपनी जान का नजराना देकर बेगुनाह लोगों को बाघ के खौफ से आज़ादी दिलाई।